नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपक जोशी आप सबका लेक्स वॉक टॉक में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लेक्स वॉक टॉक के हर एक शो में एक आम जन के महत्व और उनके जानने योग्य, उनके इंटरेस्ट का टॉपिक लेके आते हैं। ऐसा ही एक टॉपिक हम आज भी लेके आए हैं। आज का हमारा टाइटल है राइट टू एक्सेस टू लाइफ सेविंग मेडिसिन ड्यूरिंग पेंडेमिक। मेडिसिन वर्ड से यहाँ ड्रग एंड वैक्सीन दोनों आप। तो आज का मुद्दा स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको अपने आज बहुत हमारा मतलब अच्छा पैनल है, मैं अपने पैनलिस्ट से एक बार आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं तब तक। आज हमारे पहले पैनलिस्ट जो हैं वो मिस्टर क्षितिज क्षितिज कुमार सिंह जी हैं, जो फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कैंपस लॉ सेंटर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इससे पहले क्षितिज कुमार सिंह जी असिस्टेंट प्रोफेसर थे एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज, और सर ने अपना एलएलएम एंड पीएचडी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की है और कनाडा कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप भी रिसीव कर चुके हैं एशिया पैसिफिक। सर ऑलरेडी मतलब 2009 और 10 में वेस्टर्न ऑन्टेरिया यूनिवर्सिटी में विजिटिंग रिसर्च फेलो रह चुके हैं। और साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग बात और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक में सर ने बुक लिखी है। बुक का नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लीगल एंड सोशल इम्प्लीकेशंस। वेलकम टू यू द शो सर। थैंक यू वेरी मच। आज के हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं, वो एक एकेडमिशियन रह चुके हैं लेकिन अब वो एक लॉयर बन चुके हैं। सर आजकल रिसेंटली साई कृष्णा एसोसिएट बहुत नोन एक लॉ फर्म है आईपी में जो काम करती है, उसमें आईपी अटॉर्नी है। साई कृष्णा से पहले सर असिस्टेंट प्रोफेसर थे राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में पटियाला। और सर ने अपना ग्रेजुएशन, इनकी जो पाथ है जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। ग्रेजुएशन इन्होंने किया केमिस्ट्री में, उसके बाद एलएलबी कैंपस लॉ सेंटर से इन्होंने की। एलएलबी करने के बाद सर ने अपना एलएलएम जो है एलएलएम सर ने किया अपना आईएलआई से, स्पेशलाइजेशन इन आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। उसके बाद सर इसके साथ साथ सर नेट जेआरएफ भी क्वालिफाइड है। पीएचडी सर ने की है अपनी जामिया मिलिया इस्लामिया से, और आजकल सर आईएलआई और आईएसआईएल में विजिटिंग फैकल्टी भी हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। आज हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं मिस्टर नितिन अग्निहोत्री जी। नितिन अग्निहोत्री जी एक एविड लीगल रिसर्चर हैं। इन्होंने अपनी बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की है। उसके बाद इन्होंने कैंपस लॉ सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एलएलबी किया, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फैकल्टी ऑफ लॉ से ही एलएलएम भी कर रहे हैं। मिस्टर नितिन अग्निहोत्री जी के पास आईपीआर लॉज का एडवांस सर्टिफिकेट है वीपो से, और नितिन अग्निहोत्री जी एक सुप्रीम कोर्ट में लीगल रिसर्चर भी रह चुके हैं। वेलकम टू द शो नितिन। थैंक यू सो मच दीपक। तो आज के शो में आगे बढ़ते हैं कुछ आंकड़ों के साथ, क्योंकि लीगल पहलू तो हमारे पैनलिस्ट हैं बताने के लिए। मैं सिर्फ आंकड़े बता के पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। यदि हम इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो हमें मालूम चलेगा, हमें पता चलेगा कि पेंडेमिक से होने वाला जान माल का नुकसान कितना भयावह हो सकता है। इसी चीज को साबित करने के लिए या इसके साक्ष्य देने के लिए मैं कुछ आंकड़े बता देता हूं आपको। जस्टिनियन प्लेग मिड 6th सेंचुरी में हुआ था, जिसमें अनुमानित 2.5 करोड़ से 10 करोड़ लोगों की मौत हुई। उसके बाद ब्लैक डेथ यूरोप में मिड 14th सेंचुरी में हुआ था, जिसमें अनुमानित 7 करोड़ से 20 करोड़ लोगों की मौत हुई। स्पेनिश इन्फ्लुएंजा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के जस्ट बाद ही स्पेनिश इन्फ्लुएंजा 1917 में हुआ, जिसमें लगभग 5 करोड़ लोगों की डेथ हुई और 50 करोड़ लोग उससे प्रभावित यानी इन्फेक्टेड थे। एचआईवी एड्स का पहला केस जून 1981 में आया था, और उस 1981 में पहला केस आने के बाद आज तक एचआईवी से 3 करोड़ लोगों की डेथ हो चुकी है, और 3 करोड़ 79 लाख लोग आज की डेट में अभी भी एचआईवी एड्स से इन्फेक्टेड हैं। अब बात करते हैं मुद्दे की, कोविड 19, जिसपे हम डिस्कशन हमारे सेंटर्ड होगा मोस्टली। कोविड 19 का जो रिसेंट डाटा मैं कलेक्ट कर पाया उसके हिसाब से अभी तक 2,59,593 लोगों की मौत हो चुकी है दुनिया भर में, और 37,67,744 लोग इन्फेक्टेड हैं। अब ये जब पेंडेमिक है तो इसके लिए हमें शोध करना पड़ता है, शोध करके एक वैक्सीन या कोई ड्रग बनती है जिससे इसको या तो खत्म किया जा सके या कंट्रोल किया जा सके। तो यूरोप ने कल ही, यूरोपियन लीडर्स ने प्लीड किया है टू रेज 62,645 करोड़ रुपए, जो वो कोविड 19 की वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए देंगे। अब आप इस आंकड़े से समझ लीजिए कि
एक वैक्सीन डेवलप करने में भी कितना पैसा लगता है, मेहनत अलग चीज है, रिसर्च, उसके अलावा एक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत पैसा भी लगता है। लास्ट की दो बातें बता के मैं अपने पहले स्पीकर क्षितिज जी के पास चलूंगा। आप सोचिए कि यदि आपका बेटा, यदि आप माँ हैं और आपके बेटे को कोई और औरत बहुत प्यार से बेटा 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 बोले, आपको कुछ इनसिक्योरिटी आ जाती होगी। या आदि यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में ले लें, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के परिप्रेक्ष्य में, यदि आपके बॉयफ्रेंड से कोई बहुत प्यार से बात करे लड़की, तो गर्लफ्रेंड को पॉजिटिवनेस आ जाती है, कैसे हो गया? तो ये पॉजिटिवनेस मुझे लगता है कहीं ना कहीं पेटेंट लॉ में हम क्या दो दो चीज दे रहे हैं, क्रेडिट और दूसरे इंसेंटिव, जो मैंने आंकड़े बताए आपको पैसे के 62,000 करोड़ रुपए। तो वो इंसेंटिव देना है और एक क्रेडिट भी देना है साथ साथ। अब इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो पहला सब टॉपिक है, राइट्स ऑफ पेटेंटी अंडर पेटेंट एक्ट, उस पे डिस्कस करने के लिए चलते हैं क्षितिज सर के पास। ओवर टू यू सर। Okay, because you have instructed that we should be speaking in both the languages, तो मैं कोशिश करूंगा कि I will speak. तो सबसे पहली बात तो ये है कि we have to understand the patent system. It is not antagonistic to any, I mean, these kind of concerns, जो बहुत सारे लोग समझते हैं इसको कि अरे ये पेटेंट है तो ये तो बहुत गलत चीज है, इसका तो assertion जो है वो derogatory है, ये है वो है, तमाम चीजें। So a proper understanding and alertness as well as awareness is very much required on various counts, may it be public, may it be policymaker, may it be anyone. So if you go by this very definition, because you have first, your subtopic of your discussion is rights of patentee, जो आपने रखा हुआ है। तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि पेटेंट है क्या चीज और ये किस पे बेस्ड है। तो पेटेंट हैज बीन बिल्ट अपॉन अ वेरी बैलेंस सिस्टम, and that system on one hand incentivizes the inventor, and on the other it promotes the public good through public disclosure, and there are various internal mechanisms within the patent system which always act as a check. तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत मैंने शुरू से कहा है कि दिक्कत हमेशा प्रैक्टिस में रही है, फ्रेमवर्क में उतनी दिक्कत नहीं है। फ्रेमवर्क में आपके पास इमरजेंसी से रिलेटेड, इमरजेंट सिचुएशन से रिलेटेड तमाम लॉज हैं, जहां पे आप उस राइट को चेक कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से राइट हैं पेटेंटिंग के, ये पहले हम जान लें। तो जब आप अप्लाई करते हो पेटेंट के लिए और पेटेंट आपको ग्रांट हो जाता है, तो जैसे अ बंडल ऑफ राइट इज बीइंग एक्रेडिटेड टू एनी प्रॉपर्टी, उसी तरह का राइट आपको पेटेंट में भी मिलता है। तो कैसे राइट्स मिलते हैं? राइट टू ओन दैट वेरी थिंग, राइट टू पजेस, राइट टू लाइसेंस, राइट टू असाइन, राइट टू सेल, राइट टू ऑफर फॉर सेल, और एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट इसमें और मिलता है, राइट टू इम्पोर्ट। वो भी एक राइट है जो पेटेंटी के पास होता है, लेकिन सर्टेन इमरजेंट सिचुएशन में उसके इस राइट को पैरेलल इंपोर्ट के थ्रू चेक किया जा सकता है, जहां पे उस तरह की नीड अगर हो। सो देयर आर इनबिल्ट मैकेनिज्म्स। अब राइट है तो जाहिर सी बात है लाइबिलिटी भी होगी, अगर राइट है तो ड्यूटी भी होनी चाहिए। तो ड्यूटी क्या है पेटेंटी की? तो उसको अगर हमें समझना हो तो सबसे पहली ड्यूटी तो यही है कि पेटेंट आपको दिया जाता है टू मेक इट वर्केबल, और आप लेके बैठ गए और उसको वर्केबल नहीं बना है, तो उस केस में बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन पॉलिसी, सो स्टेट में आस्क व्हाई यू आर नॉट वर्किंग, आई मीन मेकिंग योर इन्वेंशन वर्केबल। तो उस केस में आपके पास प्रोविजंस हैं, कंपल्सरी लाइसेंसिंग का प्रोविजन है, आफ्टर 3 years यू कैन जस्ट डेल्व इनटू दैट एंड यू आस्क दैट इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग ऑन द सेम टर्म एनी अदर पर्सन हु इज रेडी टू परफॉर्म, दैट पर्सन मस्ट बी कंपल्सरली लाइसेंस्ड। तो ऐसा करते हुए आपको रॉयल्टी आपकी इंश्योर की जाती है, लेकिन साथ ही साथ वो राइट आपका जो है वो चेक हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ये सारे राइट मिले हैं उनके साथ साथ बहुत सारी लाइबिलिटीज भी इम्पोज की गई हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हाउ द प्रैक्टिसेस आर बीइंग मेड, और क्या वो प्रैक्टिसेस प्रॉपर्ली चेक हो रही है या नहीं हो रही। तो क्योंकि मुझे अभी इस पे रुकना है तो मैं कोविड पे नहीं आ रहा हूँ, मैं सिर्फ इस चीज को एलेबोरेट करके अब बाकी लोगों को मैं चाहता हूँ कि वो बोले। ठीक। Yeah. Okay. Yeah, thank you, Shetal ji, for the brilliant start. Okay, so दो चीजें डॉक्टर क्षितिज ने बहुत अच्छी कही। एक तो प्रैक्टिस पे असर, उस पे मैं थोड़ा बाद में आऊंगा, और दूसरा पहलू जो है कि
patents are not just to incentivize innovation. पेटेंट से डिस्क्लोजर भी होता है, ये पब्लिक बेनिफिट के लिए भी है, बिल्कुल सही बात। पहले मैं जूरिस्प्रूडेंस पे जाता हूँ इसको समझाने के लिए थोड़ा। हमारे श्रोता जो है, आई सपोज मोस्ट ऑफ देम आर लॉ स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने एक सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस सुना होगा रॉस्को पाउंड का, जहां वो कहते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट इज देयर, हैज टू बी देयर बिटवीन कंपीटिंग इंटरेस्ट। तो आप, if anybody has to understand patent law, or for that matter any kind of IPR, the balancing also has to be on the same plane. So the most fundamental thing is that society has two kinds of interest. One interest is that the person who is developing something, who is innovating something, that person should be able to protect others from copying. Number one, because copying is easier than making something new. We are giving a reward in the way of a patent. We are giving a 20-year monopoly to the patentee, that look, now you have worked hard, you have spent your time, skill, labor, we are giving you a reward, or we are giving you an incentive to innovate by giving you this 20-year monopoly where you can recover your cost, where you can earn your profits, so that you can invest some of those profits back into further research. Number one. Number two, the other interest that society has is that the knowledge goods, like for example, any invention which is protected by a patent, anything, for example, medicine or drug, these knowledge goods are also available to the public at a reasonably affordable price, and they are actually available in adequate quantity. So adequate and affordable access to knowledge goods. So आपका सारा पेटेंट जूरिस्प्रूडेंस, पेटेंट लॉ is about balancing these two competing interests of society. Society has to incentivize innovation also. Society has to ensure that public at large, the consumers, are able to get these knowledge goods in an adequate quantity at affordable rates. तो ये बैलेंस करने का ही नाम है। इसीलिए जैसा क्षितिज जी ने कहा कि राइट्स मिलते हैं हमारे एक्ट में, पेटेंट्स एक्ट में सेक्शन 48 है जो पेटेंटी को राइट्स देता है to manufacture, use, sell, offer for sale or import the patented invention. But these rights are subject to certain exceptions, जिनके बारे में हम बात करेंगे जब हम अपने अगले टॉपिक पे आएंगे। और एक ये आज हम बहुत ज्यादा आईपी पॉलिसी हमारी 2016 में आई थी। आज की डेट में हम बहुत महत्व देते हैं स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, SIPP स्कीम फॉर इनोवेशन। कहीं ना कहीं ये जस्टिस प्रभा श्रीदेवन है, IPAB की चेयरपर्सन थी पहले, शायद स्पाइसी आईपी, उन्होंने एक पोस्ट लिखा था कि कहीं ना कहीं हम ये भूल रहे हैं कि पेटेंट्स खाली इंसेंटिव टू इनोवेट नहीं है, खाली पेटेंटी या इन्वेंटर के बेनिफिट के लिए नहीं है, उनका एक सोशल फंक्शन भी है, जो कि आपका आर्टिकल 7 ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट से आ रहा है, जो मूल मंत्र है जिसके आधार पर हमारे देश के सारे IP लॉज बने हैं। तो patents must lead to social and technological development also. So this is about the rights aspect. Number 2 जो practical aspect है, एक working की बात की गई। जो हमारा पेटेंट एक्ट है 1970 का, the basis of that was Iyengar's report, Justice Iyengar's report, and Justice Iyengar had specifically pointed out that at that point of time, prior to 1970, many foreigners had patents in India which they were not working in the territory of India. They were not manufacturing it. So the point was कि हम foreigners को we were giving patents, we were giving salaries to a patent office, we were maintaining that patent office, but that patented invention was never coming to India. And no Indian company could also manufacture it क्योंकि patent था, तो आप अगर manufacture करते आप infringer होते। तो इसीलिए वर्किंग एक फॉर्म 27 होता है, वर्किंग स्टेटमेंट देनी होती है हर पेटेंटी को हर साल। तो वर्किंग ऑफ द पेटेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल बिकॉज वी वांट टू हैव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इंडिया, वी वांट टू क्रिएट जॉब्स इन इंडिया। तो ये जो फॉर्म 27 है, इसके लिए मगर अगर आप रियलिटी देखेंगे तो बहुत ज्यादा खराब हालत है। मेनी कंपनीज दे डू नॉट फाइल फॉर्म 27 diligently. Sometimes the information in form 27 is incomplete. तो हमें पता ही नहीं होता कि हम अपने जब केसेस करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि वर्किंग हो रही है पेटेंट की या नहीं, क्योंकि एक इंटरिम इंजंक्शंस का जो, अच्छा एक मैं थोड़ी सी एक बात बता दूं कि जब पेटेंटी का राइट्स है तो उसके रेमेडीज होंगे। तो अगर आपका पेटेंट कोई इंफ्रिंज करता है, सो देन यू कैन फाइल अ सूट फॉर इंजंक्शन एंड डैमेजेस।
तो एंड वो ट्रायल की बात है, बट एज एन इंटरिम मेजर interim injunction can be granted against you. But this is a law by Franz Xaver Hoyer case. It was a DB judgment of Delhi High Court, which says that if the patent is not worked, there is no need to grant injunction, interim injunction. Okay. तो क्योंकि आपने अपना जो एक आपका दायित्व था कि आपको पेटेंट को वर्क करना है, वो आपने पूरा नहीं किया। तो आप इसलिए हम सबसे पहले फॉर्म 27 जांचते हैं किसी भी लिटिगेशन में। बट अगर फॉर्म 27 आधे अधूरे होंगे या फाइल नहीं होंगे तो हमारा काम बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वी हैव नो डाटा टू शो वेदर द पेटेंट इज एक्चुअली बीइंग वर्कड और नॉट। और ये कंपल्सरी लाइसेंसिंग मैकेनिज्म में भी इसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है। अनफॉर्चुनेटली पेटेंट ऑफिस ट्राइड टू डाइल्यूट दिस फॉर्म 27 वर्किंग रिक्वायरमेंट्स रिसेंटली। आई थिंक नाउ दे हैव टेकन बैक दोज अमेंडमेंट्स। तो एक ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, आई थिंक वी रियली नीड टू लुक एट दिस एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग and strengthening of form 27 so that they actually have some real value, और इसको एक मजाक की तरह आधे अधूरे फॉर्म्स फाइल करके ना देखा जाए। और दूसरी बात, मैं इसके बाद अंत करूंगा अपना ये, जल्दी से एक बात और कहना चाहूंगा कि एक इंडिया की एक पहचान है कि हम पेटेंटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करते। बार बार यूएसटीआर की स्पेशल 301 रिपोर्ट्स आती हैं, तो मैं उसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि अगर आप दिल्ली हाई कोर्ट देखेंगे, बहुत सारी इंटरिम इंजंक्शंस ग्रांट करी गई हैं, हम एनफोर्समेंट करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं हम ये भूल रहे हैं कि पेटेंट लॉ का एक बहुत बड़ा पहलू ये भी है कि बैलेंसिंग सोसाइटी का इंटरेस्ट होना चाहिए। सो दिस इज नाउ आई थिंक नितिन जी कैन ऐड हिज ओन वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच सर। जैसा कि क्षितिज जी ने और विक्टर जी ने बहुत अच्छे से समझा दिया, राइट्स ऑफ पेटेंटीज इज नॉट जस्ट अबाउट राइट्स, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक ड्यूटी भी है, और वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें कहीं ना कहीं है टेक्नोलॉजिकल के साथ साथ। तो नितिन जी, टू ऐड टू दिस आई वुड लाइक टू कम टू यू, ओवर टू यू नितिन जी, यू आर ऑन द एयर। Thank you so much, Deepak ji. As Sitish sir and Vaibhav sir, they have explained the technicalities and the provisions in technical legal manner, how the patent law works. So I would like to connect it with the, like, एक लेमैन को भी समझ आए, मैं इस तरीके से इसको बताना चाहूंगा, बिकॉज सर ने उसको जुरिस्प्रूडेंशियल और जो हमारा स्टैट्यूटरी एस्पेक्ट्स है उस तरीके से उसको कवर कर लिया ऑलमोस्ट। तो मेडिकल, आई वाज एसोसिएटेड टू मेडिकल रिसर्च। होता क्या है कि मेडिकल रिसर्च में लाइक अगर आप 100 टाइम्स कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इट ऑलमोस्ट फेल्स 95 टाइम्स, तब जाके आपको मतलब एक आध दो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होते हैं। आप मेडिकल जब कोई भी ये ड्रग मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए या फिर कोई एंटी माइक्रोबियल ड्रग टेस्टिंग करते हैं, लाइक सिंस द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो फर्स्ट टाइम उन्होंने किया था, तो ही डिस्कवर्ड दिस पेनिसिलिन। देन उसके बाद ये सारी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक हमारे पास स्पेनिश फ्लू के टाइम तक कोई मेडिसिन भी नहीं थी, तो वहां पे बहुत ज्यादा डेथ्स हुई थी 1908 में। तो हिस्ट्री हैज रिपीटेड इटसेल्फ अप 2020 में, नियर अबाउट आफ्टर 100 years वी आर फेसिंग द सेम इशू अगेन। तो होता क्या है कि मेडिकल जब रिसर्च होती है तो उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं सक्सेस के। तो अब जितना आपने एक्सपेंडिचर किया है, आपने जितना उसमें इन्वेस्ट किया है उस रिसर्च को करने के लिए, बाकी रिसर्च में भी होता है इंजीनियरिंग या फिर जो भी टेक्नोलॉजिकल है, ठीक है, बट मेडिकल एस्पेक्ट एक ऐसा आता है जो आप ह्यूमन रिसोर्स को प्रिजर्व करते हैं किसी नेशन के, तो एक बहुत बड़ी लायबिलिटी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल लायबिलिटी भी होती है गवर्नमेंट के ऊपर भी, है ना। तो हम सिर्फ पेटेंट लॉ में अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की इसलिए इन्फ्रिंजमेंट की बात आ जाती है कि वो इसलिए बीच में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट पे ऐसे केसेस ज्यादा डिसाइड होते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपीलेट बोर्ड जाता है जो आईपीआर से, तो मेनली सुप्रीम कोर्ट में अपील जाएगी अपीलेट बोर्ड से, तो मेनली वो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स पे एक बैलेंसिंग ऑफ राइट्स की बात करते हैं। जैसे कि अभी विक्टर सर ने कहा वो जो रॉस पाउंड्स सोशियोलॉजिकल इंजीनियरिंग, तो उस टाइप से मेडिकल जब इसमें रिसर्च होती है तो बहुत ही लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद आप जब वो एक पर्सन ने कुछ अगर डिस्कवर कर भी लिया है, कोई इन्वेंट मतलब उसने मैन्युफैक्चर कर ली है कोई ड्रग, इफेक्टिव ड्रग या वैक्सीन, तो अब उसमें क्या है कि आप उससे फ्री में वो लेना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि हम उसको एज अ जेनरिक सब बनाएं और सब यूज करें, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। अब मान लो किसी ने एक बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर या फिर प्रोफेसर है, उसने 20 years 25 years तक पढ़ाई की है, आप उससे बोल रहे हो कि फ्री में पढ़ाओ,
तो वो जो देसी में बोलते हैं ना कि घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो वो खाएगा क्या, तो बात उस टाइप की है। तो उसको रिवॉर्ड देने के लिए हमने पेटेंट लॉ जो ये स्टैट्यूट इनेक्ट किया इन कंप्लायंस जो ट्रिप्स और ये सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। तो अब हम ये ड्यूटी है। अब एक्चुअली बात क्या आती है, कभी कभी नेशनल या इमरजेंसी या एक्सट्रीम ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पब्लिक हेल्थ को प्रिजर्व करना ही करना है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे मेडिकल इमरजेंसी में। तब बात आती है कि हम नेशनल, अब जब आपने रिसर्च की है तब आपने गवर्नमेंट लेबोरेटरी में भी रिसर्च की हो सकती है, जैसे एम्स में रिसर्च हो रही है, आईसीएमआर में हो रही है, तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, आप उसके कंट्रोल में रिसर्च कर रहे हैं और आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से या एम्स से पढ़ाई की है, इट मींस यू आर द नेशनल रिसोर्स और जो ह्यूमन रिसोर्स ऑफ दिस इंडिया, आप इंडिया के ह्यूमन रिसोर्स हैं, आपने यहाँ से पढ़ाई की है, सब्सिडाइज स्टडी की है, और एम्स में सिर्फ फीस 300 टू 700 रुपीज जाती है पर सेमेस्टर एम्स, ये जो एम्स में एमबीबीएस करते हैं। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कितनी हाईली सब्सिडाइज्ड स्टडीज का जो है, हायर स्टडीज सब्सिडाइज्ड है एज कम्पेयर टू, आप देखें प्राइवेट में जाए तो अराउंड 20 लाख फी जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में समवेयर 20 to 30,000 में हो जाता है। बट गवर्नमेंट नीड्स अ ब्रिलियंट माइंड। तो अब आपने उसने रिसर्च किया है, तो अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आपने नेशनल रिसोर्सेज यूज किए हैं, आप नेशन के लिए कुछ करें इन रिटर्न। तो उसके उस सिचुएशन में जब आप वो कुछ रिसर्च ऐसा करते हैं तो आपको एक रिवॉर्ड दिया जा रहा है, एक तो आपकी 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 रिसर्च के लिए। अब आपकी एक ऑब्लिगेशन भी है कि अगर कोई नेशनल एक्सट्रीम इमरजेंसी अराइज होती है तब आप नेशन के साथ खड़े हो, अपना पर्सनल इंटरेस्ट ना देखें, है ना। उस पर्सनल इंटरेस्ट को सरपास कर जाता है नेशनल इंटरेस्ट। तो पेटेंटी के राइट्स तो हैं, जैसे सर ने कहा असाइनमेंट और लाइसेंस ग्रांट करने के, और उसके बाद इसके इस टाइप के बहुत सारे राइट्स हैं जो लाइक लाइसेंस ग्रांट कर सकते हैं, और ऊपर से उसके बाद एजेंट या फिर इस टाइप के उसको फ्रेंचाइजी दे सकते हैं कि आप भी ये मैन्युफैक्चर करो ये ड्रग। 20 इयर्स तक उसका ऑलमोस्ट मोनोपोली होता है, एक्सेप्ट एक्सट्रीम नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जो इसमें वर्ड यूज किया है स्टैट्यूट में, वो नेशनल इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन वाला नहीं है, इट्स अ मेडिकल। अगर ऐसा कुछ अराइज होता है तो फार्मास्यूटिकल्स के साथ एक थोड़ा पेक्यूलर टाइप की सिचुएशन अराइज हो जाती है, बिकॉज आप वेट नहीं कर सकते। आपके देश में अगर लोग मर रहे हैं तो आप वेट नहीं कर सकते कि आप किसी को पर्सनल इंटरेस्ट उसके ऊपर रखा जाए। तो देयर इज शुड बी सम बैलेंसिंग, है ना, क्योंकि मशीन तो वेट कर सकती है। आज आप ऑडी नहीं चला पा रहे हैं तो नया मॉडल आया है, आप 10 साल बाद चला लेंगे, लेकिन अगर आपके देश में लोग मर रहे हैं तो आप वेट नहीं कर सकते, यू नीड इमीडिएट एक्शन, है ना। तो थैंक यू सो मच दीपक। Okay, thank you Nitin ji. So now let's go to the second topic, and the second topic हमारा है right to access to life saving drug vaccine for COVID-19 like pandemic। अब यहाँ पे जो है दो कन्फ्लिक्ट हैं माइनर से। पहला कन्फ्लिक्ट है कि हमें एक तो ये जो पेंडेमिक जैसी स्थिति है, इस पेंडेमिक को हटाना है, जड़ से हटाना है, साथ साथ हमें पेटेंट की भी रिस्पेक्ट करनी है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसी वैक्सीन या ड्रग बनाई, ऐसा नहीं कि आप उस पूरी ड्रग को फैला दें जैसा कि जेनेरिक, अभी आगे सर बताएंगे उन सब चीजों को, तो आपको पेटेंट की भी रिस्पेक्ट करनी है। और दूसरा कन्फ्लिक्ट ये है, एक जो टेंशन है वो है इंसेंटिव। आप एक तरफ तो इंसेंटिव कर रहे हैं एक व्यक्ति को या एक इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करने के लिए कोई ऐसी इन्वेंशन जो कैपेबल हो आगे ऐसे पेंडेमिक को या तो प्रिवेंट करने के लिए दोबारा से ना हो या उसको ट्रीट करने के लिए, लेकिन साथ साथ आप उसी इंस्टीट्यूशन और उसी व्यक्ति को एक ऐसा अधिकार दे रहे हैं पेटेंट के तहत कि वो शायद डिनाई कर सकता है किसी और को एक्सेस टू रेप्लिकेट दैट थिंग। सो नाउ टू बैलेंस दिस, अब क्वेश्चन आ जाता है राइट टू एक्सेस, ये क्या राइट, कैसा राइट है, ये समझने के लिए हम चलते हैं हमारे इस सेशन के फर्स्ट स्पीकर विक्टर जी के पास। ओवर टू यू सर। थैंक यू। See, the point is, whenever as a country we are giving somebody patent rights. Am I audible? Yeah, you are audible. Okay. Whenever so patent rights are statutory rights, in the sense the government is giving you a patent monopoly under the hope and expectation that yes, you are going to recover costs, plus you are also going to produce adequate number of your inventions and make it available to the public at an affordable price, as I said earlier. So हम rights जब देते हैं पेटेंट के, हमारी our expectation is that you are going to fulfill your promise and we are not going to face any problem and that access will be there. This is our assumption. But now what if
you do not fulfill your promise? What if you abuse the patent system? So in that situation, number one, and number two, if there is an emergency situation, in these two kind of situations, government will step in, government mechanisms or balancing mechanisms will step in, and then they will pull you up, either for abusing your rights or because of the emergency situation. So we were talking about rights, and as Nitinji rightly pointed out, that pharmaceutical research is a very expensive area. Just to give you statistics, if you are trying to build a drug from scratch, it will take you 10 to 15 years, 10 to 15 years of research worth billions of dollars to make a new drug molecule. And if you start with 10,000 lead compounds, you are going to have only one drug. These are the kind of statistics. So which is why in the present situation also, we are presently working with some drugs which were already existing, like Remdesivir by Gilead. Or we hope that we could be able to make a workable vaccine or a drug within 2 years, because we have an entire body of research already. Now, coming to the exceptions. Now, suppose there is a situation like the present one, where there is an emergency, there is a health crisis, and we want to ensure that everybody is able to access drugs, not just the rich people who can pay any kind of money, but the poor people. So our expectations are twofold. One, there should be adequate number of supply. As much as demand is there, supply should be there. Number two, the drug should be affordable to the poorest of the poor also. These two are our expectations purely because of this emergency situation. So in that case, there are certain provisions which I will enumerate in the Patents Act, which can come to our rescue. Now, these are very unusual circumstances. So first thing is, there is one section 66 of the Patents Act which talks about revocation in public interest. Now, this power is, revocation means you are calling back, recalling the patents. So which means the section says that if the patent or its working is prejudicial to the public, the government can issue a notification, hear the patentee, and then revoke the patent, which means the patent is basically dead. And so this is different from usual revocation, irrespective of whether a patent is a good patent, wrongly granted patent, irrespective of any fault or strength of your patent, in public interest, government is simply going to revoke it. Number one. A petition for revocation for the Gilead patent on Remdesivir has just been moved by the Cancer Patients Association. This was reported in Spicy IP. So this is one exception, but now only downfall is that the patent is dead. You cannot revive the patent, number one. Number two, under the compulsory licensing regime, we have a very special kind of section, which is section 92. There are two kinds of compulsory licensing. Section 84, which I will not be talking about, but otherwise I'll be eating a lot of time. But in exceptional circumstances, there is section 92, which says that in case of public emergency, extreme urgency, or public non-commercial use, Government of India can issue a notification any time after grant of the patent on the saying that compulsory licenses shall be granted. And Doha Declaration has made it amply clear that public emergency, national emergency, extreme emergency, these kind of situations include epidemics, include diseases like HIV, tuberculosis, malaria, etc. This is mentioned in section 92.4 also. So pursuant to such a notification by the central government, any person, any interested person, a generic maker, a competitor can approach the controller, obtain a compulsory license. You don't have to show any grounds. There is no waiting period. Controller can even suspend the, otherwise there is a normal hearing process. आप patentee को सुनेंगे तब सोचेंगे कि compulsory license grant करना है या नहीं. But under section 92, just because the notification is there, any time after grant of the patent, you can grant a special compulsory license under section 92. No need to hear the patentee also. Just have to inform the patentee, and you don't have to prove any grounds. Simply the notification by the central government is enough. Number two. Number three. After this I will end because otherwise others are also there. There is one special provision in section 102. अभी तक जो मैं दो provisions की बात कर रहा था, those were provisions relating to granted patents. जो patents already हैं दवाइयों पे. अब suppose there is a new invention of a new vaccine or a new drug or a new diagnostic kit. उनके बारे में क्या? वो तो application stage पे होंगे. So for that there is section 102. Which says that government use.
government can acquire any pending patent application, invention covered by a pending patent application, or government can acquire a patent for its own public purposes, for its own use, pursuant to a government notification. So I think this is one clause. I don't know if it has ever been tested. To the best of my knowledge, Section 102 has not been tested so far, but this, for pending patent applications, we can perhaps use this clause. And these TRIOCA, Section 66 revocation, Section 92 compulsory, special compulsory license, which is very different from a normal Section 84 compulsory license, and this Section 102 acquisition of a pending patent application also by the government for its own use, public purpose. These can be used for addressing the pandemic situation that we find ourselves in. Okay. So, Okay. Thank you very much, sir. thank you. So to move further in this topic, हम नितिन जी के पास चलते हैं. नितिन जी, जैसा कि विक्टर जी ने हमें 3 सेक्शन बताए, इस सब टॉपिक में हम बात कर रहे हैं राइट टू एक्सेस टू लाइफ सेविंग ड्रग. तो इसके रिलेशन में 3 सेक्शन सर ने हमें बता दिए, सेक्शन 66, सेक्शन 92 और सेक्शन 102. तो आप इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं सर? फॉरवर्ड टू यू. नहीं, सर ने कंप्लीटली इंफॉर्मेशन दे दी है ऑलमोस्ट. जो सेक्शन 66 है पेटेंट, अगर वो मिस्चीवियस या प्रेजुडिशियल टू स्टेट है, अगर इन सिचुएशन अगर वो यूजफुल नहीं है स्टेट के लिए, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत है उसकी, अगर तब उस सिचुएशन में अगर वो काम नहीं आ रहा है तो गवर्नमेंट कैन रिवोक इट. और ऊपर से लाइक इवन 89 में कंट्रोलर कैन रिवोक, एंड 92 में एक्सट्रीम इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, मेडिकल हेल्थ अर्जेंसी है, उस सिचुएशन में कंपलसरी लाइसेंस ग्रांट कर सकते हैं. रीड विद सेक्शन 84. और उससे बैलेंसिंग ऑफ राइट्स हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं सेक्शन 47 एंड 48 में. 47 इज द राइडर अलोंग विद सेक्शन 48 कि उसका पेटेंटी का हम राइट्स का भी ध्यान रखेंगे. बट इन केस अगर ऐसी 92 की एक्सट्रीम इमरजेंसी की सिचुएशन अराइज होती है तो लाइक अब मैं एग्जांपल बता दूं आपको, HIV एड्स के लिए बोला है, मलेरिया के लिए बोला है अभी तक, और ट्यूबरक्लोसिस के लिए इनका कोई भी पेटेंट नहीं होगा इन ड्रग्स को, बिकॉज एक टाइम पे अपना पेंडेमिक डिक्लेयर कर चुके हैं इन्हें. तो इंटरनेशनल लेवल पे इनकी वजह से इशू है, तो हेल्थ क्राइसिस है, इन तीनों का कोई भी पेटेंट नहीं होगा. और अभी रिसेंटली देयर इज अ गुड न्यूज, जो डायबिटीज का था वो भी एक्सपायर हो गया है, तो अब वो 70% ड्रॉप हो गया उसके रेट में, मेडिसिन के डायबिटीज की जितनी भी है, तो इस टाइप की. और अगर कोविड-19 का देखें तो जैसे ही एज सून एज अगर इसका कुछ बनता है तो उस पर किसी को मोनोपोली नहीं दी जानी चाहिए जब तक WHO ने उसको पेंडेमिक स्टेटस दे रखा है. वंस द WHO रिवोक्स द पेंडेमिक स्टेटस, बिकॉज वो एक तरह से लाइक थ्रू आउट द वर्ल्ड इट्स एन इंटरनेशनल क्राइसिस, किसी एक बाउंड्रीज के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है ना. तो ओवर टू यू दीपक. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच नितिन जी, बहुत ब्रीफ में आपने बता दिया. तो अब हम चलते हैं क्षितिज सर के पास. क्षितिज जी, हमें कुछ हमारे व्यूवर्स ने सवाल पूछे हैं, तो उसमें से एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूं. हमारे व्यूवर पूछ रहे हैं कि इज देयर अ रिलैक्सेशन इन कंप्लायंस ऑफ लॉ इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ ड्रग्स ड्यूरिंग सच एपिडेमिक क्राइसिस इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द राइट टू एक्सेस सच ड्रग्स at distribution or retail levels? So, all these, emergency provisions which he has mentioned, under those provisions, it has been ensured that you can have that very supply on. I'm just taking another thing, another aspect. Because they are very much into the provisions, I am taking another route to understand this thing properly. पहली चीज तो ये है कि genuine concern है. There is one, stakeholder who is making medicine or getting patent over the medicine, and the other one who is using the medicine. Okay, and what is the framework we are discussing? That is patent system. So first of all, as he mentioned, there are so many provisions which could be applied or invoked in this very emergent situation. That is fair enough. And it is on the wisdom of a country, how it defines it, how it goes with it, everything. But even then, in this very crisis, you need to have a practice which is well recognized in other countries too. Because sometimes you are dependent upon the raw material which is coming from abroad. So if you have that kind of stringent practice like 66, which has not been, it has been seldomly invoked one or twice. So that is one of the reasons why we are not invoking. Without invoking, we are being alleged that we are, taking so much public interest into the patent system.
So that is why many investors are not coming to us, because they consider us that we are very conservative in that very regard. So if we invoke 2-3 sections like 102, as he said, that acquiring the patents for general public use or public purpose, and along with that other emergent situations, we should be very cautious while doing that, isn't it? So we can do the same thing with the compulsory licensing provision if it requires. There is a lobbying also against this very disease or epidemic. I must just want to throw this thing because few people are just delving into it. If you take the example of Ebola, if you take the example of many other pandemics, there was some statements which go like this, that this is a problem of developing country. This is a problem of those people who live in that very situation. And with this, I must add another statement which was made in Natco versus Bayer. Against Bayer, we have issued our first compulsory licensing. And what was the statement? That was the most irresponsible statement made by the company CEO of that very Bayer. He said that we make medicine for rich people, for developing world people. We don't make medicine for these people. Now, because those people are also engrossed in this very pandemic, now the whole world is united. So you must understand this very understanding also. Because you may be rich, you may be powerful, but you are under the scanner. And COVID is non-discriminatory in that very form. So because of that, you will see that many collaborations are going on. So let us come to the model. What model is suited best? Every remedy is with us, but how we apply it, that depends upon that. So let us take whether assertion of patent in this very situation is justifiable or not. So for a temporary period, even those people who are gaining benefit, who are taking incentive, they can leave that incentive for a temporary period. That is very fair enough. Logic, it is not that much a big deal for them. And the next thing is, for these kind of diseases where you need collaboration, one cannot come up with one's own, research and development entity and they claim that I have invented this thing. He has mentioned that very drug which was remdesivir, which has been, it has been discussed everywhere, in China also, in the US also, in many other countries. Like in US, they claim that because that drug was involved in treating some viral drugs. So in that very case, it has been removed, it has to be removed, the caption of orphan drugs, so that many things would be streamlined. So likewise, here in India also, they are making collaboration. They start collaborating, as he has mentioned, with the other entities to have a kind of invention for the vaccine. So the thing is that you can go both the ways. You can go through the incentive model, as well as in some urgent situation, some situations which are such a widespread you can menace. There you can collaborate. Open and collaborative model is the best model. And when I say open and collaborative model, it is not totally absent of incentive. There are certain incentives, but those incentives must be cautiously used. For example, there has been, you can say, urged by or you can say there has been a kind of request made by some academicians as well as some other groups that the big companies which hold some patents over these kind of stuffs, they come forward and make a pledge that they will not exercise their patent rights in a way which could be you can say obstructionist to this kind of accessibility. So many people have joined hand together and things are moving in that very way. But the bigger question is, it is also creating a 514 billion market for the pharmaceutical companies, this very situation. So someone may be looking at as a very good opportunity to grab this very market. So how that could be, dealt, that is a question. So here, to me, as I say, there is nothing problematic in the patent system. There is other things which are problematic. As he said, that everything you cannot find within the framework of patent. And you ask wrong questions to the patent people. If there is a problem of accessibility, it is not only because of patent, it is because of the delivery system. It is because the healthcare system. It is because of the fragile, you can say, public distribution system, which you have to make very, very, robust and enriched. Otherwise, you are just blaming, oh, this is a patent thing and that is why it is being done or something like that. So the thing is that if your infrastructure is totally fragile, you cannot run the IP framework and you cannot balance that very IP framework. So the bigger question is
that we must realize that this is a situation which needs open and collaborative effort through various models. It may be a patent model, it may be a patent pledge, it may be open licensing, it may be a cross licensing. So various procedures are there through which the world can unite and address this very situation, because it is not a normal situation. It is a situation, this is a pandemic. One thing, just I will take 1 minute more and then I will finish. So how it is different from other pandemics? If you talk about the accessibility in terms of compulsory licensing, then the thing is that if there is a medicine, then you can talk. If there is a medicine, then you can talk about its accessibility. There is no medicine as such at present. So you talk more in terms of research, in terms of R&D and all that. So here you can also talk something about the tools like ventilators, like many other things which are being used to at least control this very menace. So there also, sometimes it has been seen in recently that there are certain companies which are looking at the profit angle also. There are some cases where you can see that, but by and large, people are open and they are making collaborations in this very pandemic. So this is my take over this, and we have to take a holistic view. We must not be that much, very particular about that thing, that without getting into that, we are criticizing that this is a system which is all doing wrong. So yeah. Okay. Thank you very much. Thank you very much. So now let's move to our third subtopic, which is priority of general public rights over commercial rights. जैसा कि क्षितिज सर अभी तक बता चुके हैं अच्छे से कि कैसे हमें कोलैबोरेटिव एफर्ट चाहिए, एक व्यक्ति अकेले ना करे, और इसमें सिर्फ सिस्टम को हमें और मजबूत बनाना पड़ेगा, और जो डिलीवरी सिस्टम है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, और बहुत सी चीजें सर ने बताई। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा मोरालिटी के वे में भी देखेंगे, और इसमें मैं थोड़ा सा अपने वैदिक कल्चर के बारे में डिस्कशन से स्टार्ट करूंगा, और हमारे फर्स्ट स्पीकर इसमें रहेंगे नितिन जी। तो नितिन जी, जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि शास्त्र ज्ञान जगत कल्याण के लिए होता है, उसमें किसी का हमारे शास्त्रों में हमेशा कहा गया है विद्यादान महादान है, अन्नदान होता था, वस्त्रदान होता था पहले हमारे वैदिक कल्चर में। तो अब अगर हम इसी चीजों को आगे लेके चले तो हमारे सिस्टम में जो हमारा कल्चर था स्टडीज का, उसमें हमने कभी किसी ने नॉलेज ओन नहीं की, लेकिन स्टिल वो जो नॉलेज थी वो जनरेशंस में आगे बढ़ती चली गई। तो क्या आपको लगता है किसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए पेटेंट, उसका उसके ऊपर ओनरशिप होनी आवश्यक है, तभी वो आगे बढ़ेगी? तो इस लाइन को लेते हुए प्लीज आप इस टॉपिक पे अपनी ओपनिंग दीजिए। ओवर टू यू सर। हाँ जी दीपक जी, थैंक यू सो मच। I would like to begin with the Doha Declaration. If this was the 4th Inter-Ministerial Conference held in Doha in 2001. After that, in this declaration, it was reiterated that the fundamental tenet that the public issues in member countries should supersede the private जो issues हैं या फिर है ना private interests हैं। तो ठीक है, जैसे सर ने बात बोला कि किसी ने if somebody has put in his efforts, उसने अपना फाइनेंशियल लेबर जो भी सब इन्वेस्ट किया है, उसके बाद उसका राइट बनता है कि उससे कुछ अर्न करे। लाइक हम सारा बर्डन नहीं डाल सकते, और सर ने जैसे भी बोला कि अगर ड्रग इन्वेंट ही नहीं हुआ, किसी ने उसको देयर इज नो ड्रग, तब आप क्या क्लेम करोगे? तो देयर शुड बी बैलेंसिंग, है ना। उसमें अब जो पेटेंट लॉ आता है, इसमें तो बात यह है कि आई डील उसमें कमर्शियल इस एस्पेक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, अब हम दोनों को इनकॉर्पोरेट करेंगे। जैसे कि मैं एक केस से आई वुड लाइक टू बिगिन विद अ केस जो 2001 में डिसाइड हुआ था बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इसमें एक HIV पेशेंट का जो राइट टू मैरी, आई एम टेकिंग यू टू सम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, फिर हम पेटेंट लॉ पे वापस आएंगे। तो इसमें राइट टू मैरी, उसमें एक HIV पेशेंट का राइट टू मैरी की बात थी। अब उसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि वैसे तो हिपोक्रेटिक ओथ से डॉक्टर्स आर बाउंड, वो डिक्लेयर नहीं कर सकते कि उसका स्टेटस क्या है, बट इस केस में प्राइवेसी जो बहुत ही हाईली साउटेड राइट है, सब उसको प्राइवेसी आज के टाइम में सब चिल्ला रहे हैं। 9 जज बेंच ने भी डिसाइड कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिसेंटली, बट इस केस में इवन प्राइवेसी के ऊपर हमने राइट टू हेल्थ को रखा था,
कि जो आपका प्रोस्पेक्टिव स्पाउस है उसका राइट टू हेल्थ अफेक्ट नहीं होना चाहिए, है ना। तो ठीक है। अब उसके बाद अब पास्ट में जो रिसर्च की है जिसने भी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग जो फार्मास्यूटिकल कंपनी साइंटिस्ट उन्होंने पास्ट में रिसर्च की है, दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट। अब फ्यूचर में भी उसे करना है, मतलब फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, वो फ्यूचर में उनका काम ही वो है। लाइक जैसे कि सबका प्रोफेशनल अपना अपना है, उस टाइप से उनका भी एक उनको उनका सोल अर्निंग सोर्स यही है कि उनको ड्रग मैन्युफैक्चरिंग करके और कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट्स करके इन्वेंट न्यू मॉलिक्यूल्स, न्यू सॉल्ट दे हैव टू इन्वेंट, उसके बाद उन्हें उसी से अर्न करना है और देयर इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो फ्यूचर में भी देखना है कि उनका इन्वेस्टमेंट उसी से होगा जो अर्निंग आएगी, है ना। तो अब और हमने राइट टू हेल्थ जो आर्टिकल 21 और डीपीएसपी में आर्टिकल 47 उसमें स्टेट की लायबिलिटी है कि अपने सिटीजन्स के राइट टू हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए। तो देयर अराइजेस द कॉन्फ्लिक्ट। अब उसके इंडिविजुअल इंटरेस्ट का क्या होगा जिसने ड्रग इन्वेंट किया है, और जो उसके कंज्यूमर्स हैं, जनरल पब्लिक, तो उनके राइट टू हेल्थ का क्या। तो देन देयर कम्स की नॉर्मल सिचुएशन में तो ही विल बी अर्निंग, कोई इशू नहीं है, बट अगेन फिर बात वही आती है कि ही हैज यूज्ड द नेशनल रिसोर्सेस और सारा लाइक देयर इज अ पूरा एक कैस्केडिंग इफेक्ट है। अब जो मेडिकल स्टाफ और जो डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनियां, तो लाइक ऐसा हम किसी को एक को ब्लेम नहीं कर सकते कि प्राइस राइज हो जाते हैं, ऐसा है ना। और 20 इयर्स के लिए तो आप दे रहे हैं, अगर किसी ने अपना 15 to 20 इयर्स इन्वेस्ट किया है तो आप उसको 20 इयर्स के लिए कोई ज्यादा उस पर मोनोपोली दे नहीं रहे। और ऊपर से आपने राइडर्स भी प्लेस किए हुए हैं कि एक्सट्रीम इमरजेंसी कभी भी अराइज हो जाएगी तो वो मेडिसिन नहीं मतलब काम करेगी उस सिचुएशन में। जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की कोई डिमांड नहीं थी अभी, उस ड्रग को कोई नहीं पूछता, उसका कोई ऐसा यूज भी नहीं है एक्सेप्ट मलेरिया प्रिवेंट करने के लिए। उसको नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में दे दिया जाता है सोल्जर्स को, जो बीएसएफ के सोल्जर्स वहां पे तैनात हैं या फिर इधर, और इस टाइप से उनको एज अ प्रिकॉशनरी मेजर दे दिया जाता है। बट आज की डेट में देखिए तो उसकी सडन डिमांड राइज हो गई है। और ऊपर से अब गवर्नमेंट की ड्यूटी कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 को, बिकॉज इट्स अ फंडामेंटल राइट नाउ, अब आपका क्या है कि आप राइट टू हेल्थ प्लीड करके सीधा सुप्रीम कोर्ट में एज अ फंडामेंटल राइट की प्ली लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट। और आप देखें तो दीपक जी इसमें शेड्यूल 7 लिस्ट 2 एंट्री 6 इट्स अ स्टेट मैटर, राइट, हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो स्टेट गवर्नमेंट की लायबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। उसने अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड किए, अगर स्टेट लेबोरेटरी जो रिसर्च कर रही थी उसने फाइनेंसेस या जो भी सब्सिडी वगैरह सब प्रोवाइड किया है डॉक्टर्स को या साइंटिस्ट जो भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो उस पर रिसर्च कर रहे थे, बायोटेक्नोलॉजी ये सब स्टाफ, तो उसने भी अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं। तो आप सोल जैसे किसी भी सक्सेस में आप ये नहीं बोल सकते कि लाइक हमेशा आपके सराउंडिंग में जो है आपके फैमिली या फिर आपके सपोर्टिंग कलीग वगैरह सबका, या फिर अगर आप कोई सक्सेसफुल होता है तो उसमें सभी का एक कंट्रीब्यूशन होता है। यू कांट क्लेम कि सोली दिस इज माय सक्सेस। तो सिंपली इट अप्लाइज टू पेटेंट लॉ आल्सो। अब आप कुछ कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का उसमें इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन होता है, चाहे थोड़ा सा हो। तो मेनली तो क्रेडिट आपको मिलेगा बिकॉज आपने फाइनली इन्वेंट कर दिया है, ठीक है, आपके नाम पे पेटेंट है, बट यू कांट बी ए ट्रेटर। आई वुड यूज द टर्म जैसे मिलिट्री सोल्जर्स के लिए यूज करते हैं, दे हैव टू सैक्रिफाइस। अभी डॉक्टर्स के साथ जो है दे आर सैक्रिफाइसिंग देयर लाइफ, है ना। तो वो सबसे ज्यादा मतलब जो अपने कंट्री को दे आर लेइंग डाउन देयर लाइफ। तो आप सिर्फ फाइनेंशियल उसको प्लीड करके मतलब एक ऐसा ट्रेडर की तरह बिहेव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यू हैव फेस द एडवर्सिटीज, सब कुछ है। तो देन अराइजेस, अब इसमें जो पेटेंट के सेक्शंस हैं हमने 47 48 में उनको दे दिया, ठीक है, उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट। देन आई वुड लाइक टू साइट जो सेक्शंस 84 92 92A अमेंडेड इन 2005 जो अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया, और सेक्शन 107A आफ्टर दिस डोहा डिक्लेरेशन इट वाज अमेंडेड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन आवर पेटेंट एक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को काफी सारे
पावर्स मिल जाती है कि अब आपने अगर इंडिया में कोई ड्रग अवेलेबल नहीं है, मान लो यूएस ने या फिर किसी और कंट्री ने कहीं इन्वेंट कर लिया, तो हम पैरेलल इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे अलाउ कर दे, पहले सिर्फ पैरेलल इंपोर्ट कर सकते थे उस ड्रग को और वो हाई प्राइस में होती, लाइक अब क्या है कि अगर गवर्नमेंट लाइसेंस ग्रांट करती है बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, वी कैन आल्सो मैन्युफैक्चर दैट ड्रग। तो ये इट्स ऑल इंटरनेशनल अरेंजमेंट सबके बीच में है, बिकॉज कल को हमारे पास भी कुछ ऐसा हो सकता है कि जो यूएस, कनाडा या फिर यूरोपियन कंट्रीज के पास नहीं है, जैसे हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन के लिए वो शोर मचा रहे थे अभी, तो हमने प्रोवाइड की ना। तो सिचुएशन सारी लाइक समझ रहे हैं ना आप, म्यूचुअल अरेंजमेंट है। तो और ऊपर से लाइक वी हैव टू फाइनली, आपने जो बोला कि शास्त्रों का ज्ञान मतलब जन कल्याण के लिए ही होता है, तो फाइनली दिस इज द टाइम कि अब आप अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट छोड़ के ड्यूरिंग द पेंडेमिक, जब तक WHO ने पेंडेमिक स्टेटस दिया हुआ है और उसकी मोर्टेलिटी डाउन नहीं आ जाती है 1 और 2-3% जो नॉर्मल एक किसी डिजीज में होती है, अगर उतने लेवल पे हम नहीं ला सकते, तब तक अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, आप कुछ इन्वेंट करते हैं, तो यू हैव टू प्रोवाइड टू द पीपल ऑफ इंडिया और थ्रू आउट द वर्ल्ड जो भी जिस भी नेशन को जरूरत है। तो सेविंग द ह्यूमैनिटी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। थैंक यू सो मच दीपक। थैंक यू। इसी मुद्दे को लेके अगले स्पीकर हमारे क्षितिज जी के पास चलते हैं। सर, जैसा कि नितिन जी ने राइट टू लाइफ की बात की, जो विच इंक्लूड्स राइट टू हेल्थ अंडर आर्टिकल 21, पिछले पार्ट में हमने सेक्शन 66, 84, 102, 92, 66, 92 एंड 102 की बात की। तो सर मैं एक चीज जानना चाहता था कि कुछ बहुत लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे पैसे की तो कमी है ही है, साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। अब वो उन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए हम कैसे, मतलब जब हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, और मैंने जैसा कि इसको स्टार्ट किया कि हम वैदिक टाइम में हम नहीं देखते थे कि किसका क्रेडिट है किसका क्या है, तो आपको आज की स्थिति में नॉट सिर्फ कोविड-19 अदरवाइज ऑल्सो, आपका क्या विचार है सर इस चीज पे? देखिए, आप पुराने शास्त्रों की बात कर रहे हैं तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है आज के दौर में। उस समय तो हम भी कुछ नहीं सोचते थे, अपना खा पी के मस्त रहते थे, कोई हमारा उस तरह का ड्रीम नहीं होता था कि हम ये करें वो करें। तो सिचुएशन चेंजेस विद द चेंजेस इन सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज चेंज्ड द सिनेरियो अ बिट इन दैट वे। अब हमारे ऊपर कोई ये कंपल्सन नहीं है कि हम IPR को पकड़े रहें या उसके थ्रू जाएं या पेटेंट को माने या ना माने। इट इज a sweet will of the country whether it would abide by it or you can just refrain from it. तो कहीं ना कहीं हमें ये सिस्टम सूट करता है टू प्रमोट आवर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, टू प्रमोट आवर इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, तो हमने इसको अडॉप्ट किया है। हमने इसको ऐसे अडॉप्ट नहीं किया है जैसे US ने और कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है। हमारे पास प्रॉपर रेजिस्टेंस भी है। आप सेक्शन 3D देखिए पेटेंट एक्ट का, वी डोंट ग्रांट एनी सॉर्ट ऑफ कॉस्मिक चेंजेस विद इन दैट वेरी मेडिसिन विच इज बीइंग क्लेम्ड। तो वहां पे हम एवरग्रीन भी चेक करते हैं। हमारे पास रोबस्ट सिस्टम है इमरजेंसी प्रोविजंस का, आई मीन सिचुएशंस का। हमारे पास रोबस्ट प्रोविजन है कंपल्सरी लाइसेंसिंग का। सो द थिंग इज, आज की आपको समझना पड़ेगा इसको ठीक से, नहीं तो फिर ये रहेगा कि पेटेंट गलत है या वो गलत है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि पेटेंट सिस्टम जो कि एक बैलेंस सिस्टम है, उसको हम कैसे डिफाइन करें जिससे हम, आज का जो दौर है वो ग्लोबलाइज्ड दौर है। आप हर चीज के लिए ग्लोबल वेव से अफेक्ट होते हो। क्या डिसीजन लिया जा रहा है, कैसे कंट्रीज बिहेव कर रही हैं, कैसे प्रैक्टिस कर रही हैं, वो सीधा सीधा इम्पैक्ट करता है हमारी पॉलिसीज को, हमारी डिसीजन मेकिंग को। तो हमें ये भी सतर्क रहना है कि वेदर वी आर कैरिंग द वेवलेंथ बाय सिक्योरिंग और interest or not, or we are securing it so excessively that people are pointing finger on us. तो हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारी सोशल नीड क्या है, हमारी इकोनॉमिक नीड क्या है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही शास्त्रों की, कि देखिए शास्त्रों में सबसे बड़ी बात जो कही गई है वो समन्वयता की बात कही गई है, और जिसको हम सस्टेनेबिलिटी भी कहते हैं, सस्टेनेबल यूज की बात कही गई है। वो अगर हमारे प्रैक्टिसेस में आ जाए, चाहे वो पेटेंट प्रैक्टिस हो चाहे कोई प्रैक्टिस हो, तो उस केस में हम जो भी अपना राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके साथ साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रियलाइज करेंगे जो उस सिस्टम ने हमें दी हुई, जिसको मैं बार बार जोड़ डालता हूँ
whether these pharmaceutical companies are realizing their responsibility to society or they are just excessively, asserting their monopolies. So the problem is by that very assertion, because they neglect, as you said, the concerns of those underdeveloped countries, those countries अगर उनको आप compulsory licensing भी दे दो, क्या कर लेंगे वो? न तो उनके पास संसाधन है, न तो उनके पास कोई ऐसा जरिया है जिससे वो मेडिसिन प्रोड्यूस करें. So you have to give them a better, you can say, accessibility by having these exclusions on. और दूसरी चीज, हम बड़ा पर्टिकुलर हो सकते हैं. जैसे ये पैंडेमिक है, लाइफ सेविंग ड्रग की बात आप करते हो. लाइफ सेविंग ड्रग को, एक्सेसिबिलिटी ऑफ एसेंशियल मेडिसिन को पहली बार 1977 में WHO ने डिफाइन किया था कि those drugs that satisfy the healthcare needs of majority of population, they should therefore be available at all times in adequate amounts and in appropriate doses forms at a price the community can afford. So here both accessibility and affordability both have been addressed through this very definition. तो दो तरह की सिचुएशन है. एक सिचुएशन में आप दवा बना रहे हो, दूसरी सिचुएशन में आप लग्जरी आइटम बना रहे हो. आप दोनों को एक साथ नहीं देख सकते हो. पेटेंट दोनों पे मिलता है, लेकिन पेटेंट के कंसर्न दोनों के अलग अलग होते हैं. एक बहुत एसेंशियल रिक्वायरमेंट है जो पब्लिक एट लार्ज को जरूरत है, उसकी लाइफ से जुड़ा हुआ है. वहां पे आपको पर्टिकुलर होना पड़ेगा, वहां पे आपको एक्सेप्शंस रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे, अदर वे आउट्स खोजने पड़ेंगे. जैसे मैंने कहा, ओपन एंड कोलैबोरेटिव रिसर्च. आप सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख लीजिए ह्यूमन जीनोम रिसर्च का. Human genome research was open and collaborative research, public sector research. It was not proprietary kind of model which has been made to that. और उसी के कुछ दिन बाद उसके रिजल्ट्स को लेके सेलेरा जेनोमिक्स जो कंपनी थी, उसने उसके डेटा को जो है एनालाइज करने लगे दूसरे ढंग से. Then they objected that you cannot do it because we have did that very thing through a open public system, and you must ensure that you are a part of it. Then and then only we can allow it. तो कहने का मतलब है कि वहां पे जब हम एक बहुत बड़ी चीज मानव जाति के लिए खोज रहे हैं, तो सारा वर्ल्ड इकट्ठा होकर उसको ओपन कर रहा है, लाइसेंसिंग से ओपन कर रहा है. तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रैक्टिसेस की जरूरत है. और अगर एसेंशियल मेडिसिन है, पेंडेमिक है, तो आपको एक अलग रवैया अपनाना पड़ेगा. आप सेम उसी ढंग से नहीं डील कर सकते हो जैसे अलग आइटम्स को आप डील कर सकते हो. और इसमें जैसे भारतीय परंपरा या जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, हम लोगों को तो आज हंसी के पात्र बन जाते हैं. अगर मैं कहूं भारतीय परंपरा, तो लोग हंसने लगेंगे. दिस इज अ काइंड ऑफ व्हाट काइंड ऑफ आर्गुमेंट ही इज मेकिंग इन दिस वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट. आज तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, बिकॉज वी ऑलवेज मेक मॉकरी ऑफ दोज सिस्टम्स. और अगर आप बहुत पहले तक जाएं तो आपको सारे ट्रेसेस मिल जाएंगे, चाहे वो पेटेंट को हो, चाहे एसेंशियल मेडिसिन को हो, चाहे किसी भी चीज. तो हमें एक तो रियलाइज करना चाहिए हमारा पोटेंशियल क्या है. अब जैसे विक्टर भी जानते होंगे कि वैक्सीन प्रोडक्शन का जो आपूर्ति है वो 60% इंडिया करती है वर्ल्ड को, वैक्सीन प्रोडक्शन. एंड इसी तरह से जो जेनरिक मेडिसिन हैं, HIV ड्रग्स की हैं, उसके सबसे बड़े हम एक्सपोर्टर हैं. और बहुत कंट्रीज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अंडर डेवलप्ड हैं और सारी हैं, वो केवल इसीलिए इसको एक्सेस कर पाती हैं क्योंकि इंडिया उसको जेनरिकली मैन्युफैक्चर करता है. ये हमारी स्ट्रेंथ है. सबसे बड़ी दिक्कत हमारी ये है कि हम उस मॉडल को अभी समाहित नहीं कर पाए अपने इस प्रैक्टिस में. हम उन गैप्स को नहीं ढूंढ पाए हैं जहां पे हम इंटीग्रेट करें चीजों को. तो PPP मॉडल, एक चीज मैं बस और उठाऊंगा, उसके बाद आई विल लीव. तो सबसे बड़ी चीज, क्या हम PPP मॉडल को समझते हैं? और जब मैं कहता हूं हम समझते हैं, तो मैं गवर्नमेंट को भी कहता हूँ. ओके, तो कहने को तो जैसे इन्होंने कहा मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये इंडिया वो इंडिया, सब चल रहा है, एवरीथिंग इज देयर. And I'm not that much against to government because government has a very constructive policies which I really appreciate. क्योंकि इधर 7-8 सालों में हम IPR कितनी चर्चा कर रहे हैं, नहीं तो उसके पहले उतना चर्चा नहीं होती थी. लेकिन having said that, सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि वो PPP मॉडल क्या हमने समझा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्या हमारी कोर्ट्स ने समझा है? अभी जो हाल ही में बात चली कि जो ये टेस्टिंग हो रही है, that should be made free to all, isn't it? ये बात हुई और उस पे कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नमेंट इंश्योर करे कि ये चीज सबको फ्री मिले. तो यहाँ दो बिंदु है. एक तो ये है कि कोई साधारण सा आदमी 5,000 भी उसके लिए बहुत ज्यादा रकम है, वो नहीं कर सकता. तो ठीक है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही कंसर्न है. दूसरा ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पे कर सकते हैं और उससे वो भार हल्का भी हो सकता है जो कि उस डिलीवरी सिस्टम में है. तो अगर आप दोनों को कंबाइन करें और उसमें जो बायोकॉन की जो
चेयरमैन है, क्या नाम है उनका, किरण मजूमदार साहब, उनका स्टेटमेंट काफी गौर करने वाला है कि हमें प्राइवेट एंटिटीज को भी एज एन एनिमी नहीं देखना चाहिए. दे आर अ बिग सपोर्ट इन वेरियस केसेस. पूरा बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर आपका प्राइवेट सेक्टर से चल रहा है, गवर्नमेंट ने उसको काफी आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद प्राइवेट का बूम आया. तो इस चीज को आप इस तरह ना देखें कि एंटागोनिस्टिक है, उनके कंसर्न को समझें. और उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट की थी कि मान लो अगर छोटी कंपनी है, छोटा स्टार्टअप है, वो भी हेल्थ केयर सिस्टम में है, तो वो अपने दम पे नहीं दे सकता फ्री में कोई भी सप्लाई. वो केवल आपको वही मुहैया करा सकता है जो उसके पास है. तो in that way they are supplementing that very thing by their own best efforts. So you cannot compare those startups, those small companies to big giant companies which are eating the interest of others. So यहाँ पे हमें समझना होगा कि कैसे इसको आगे बढ़ाएं. तो PPP मॉडल जो है वो भी मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है जिसे गवर्नमेंट को पिकअप करना चाहिए. ओके, थैंक यू वेरी मच सर. अब अपने लास्ट टॉपिक आज के उस पे हम रिमार्क लेने के लिए विक्टर जी के पास चलते हैं. सर, जैसा कि मैंने सर से भी कहा, सर ने मुझे बताया कि हम अपनी जो अगर कल्चर की बात करते हैं तो हंसी के पात्र बन जाते हैं. तो मेरे ऑडियंस में तो कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे, तो मेरा ये दायित्व है कि मैं उनके सवाल उठाऊं आप लोगों के सामने. ये मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं है. तो अभी सर के बोलने के बाद एक सवाल और आ गया है कि बेसिकली द बेसिस ऑफ पेटेंट एक्ट इज जस्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रिच एंड प्रमोट द कैपिटलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म. इज इट रिक्वायर्ड टू चेंज? अब तक इसमें समझना एक ये भी चीज है कि जो हमारी ऑडियंस ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे, शायद उन लोगों को पेटेंट की इतनी समझ नहीं है, या तो हम लोग, आप, हम जैसे वकील जो लोग हम इस ज्ञान के क्षेत्र में, हम उनको पहुंचाने में कामयाब नहीं हुए. तो सर, इन दोनों चीजों को कवर करते हुए आप अपने रिमार्क्स दीजिए प्लीज. जी, and since I'm the last speaker and I think we are already overshot our time, I'll try to keep it crisp. मैं पिछला सुन रहा था, डॉक्टर क्षितिज ने एक बहुत अच्छा चीज उठाई, एंड आई ऑल्सो कीप प्रेजिंग दिस अगेन एंड अगेन, दैट we always tend to blame the patent system, but there are so many other factors which lead to innovation or which are equally responsible for the development of society. And he said that our infrastructure is fragile. So there's one thing I would like to point out. A lot of us, again, from where I had started, we say patents are an incentive to innovate, but we forget that patent have a social development function also. In sync with that, sometimes we think that patents are like a magic wand. एक जादू की छड़ी है. The moment we have patent system, suddenly innovation will take place. No. In 1991, surprisingly, the US government also had brought out a report that apart from patent system, there are several other factors which lead to technological growth or economic growth. And some of them relevant to our context would be, number one, how much incentives, how much infrastructural support, how much money government is pumping into these things. And number two, what is the status and quality of research in this country? So, I mean, this is because I have been an academician. This is a charge against us also, that although there is a lot of research happening in India in the name of research, but what is the quality? Are we having any real quality research? Because we are only interested in number of patent filings. Chalo bhai, India ki number of patent filings badhao. That's not the concern. What is the use if half of those patent applications are being rejected by the patent office? How many patents are granted? How many of those patents are actually being commercialized? So we have to understand that we have to create a culture of research right from the university, and not just any kind of research, quality research from the university level right to the private players and the government agencies also. Public-private partnership, yes, we need, but first we need an emphasis on research. आप researcher को I mean, lot of parents send their children to for MBAs. वो भी capitalism का ही part है. Why don't you spend 10 years, 15 years for acquiring a PhD in sciences or in any other subject? Why don't you indulge in that kind of research? Because it takes time and patience. Quality does not come in one day. Number one. Number two, although we have, I just want to point out, although we have a lot of sovereignty with regard to making our kind of patent law which suits our needs,
But unfortunately, we are also bound by the TRIPS agreement. And this TRIPS agreement was part of WTO. And I would say largely the laws of all patent IP laws of all the countries are the same. So TRIPS laid down minimum common substantive standards for IP protection and enforcement. So whether you are USA, whether you are European Union, whether you are India, whether you are Pakistan, whether you are Nigeria, you have to follow certain substantive standards. At the heart of TRIPS was the patent debate relating to product patents for medicines, which can be your diagnostic kits also, vaccines, drugs, all these things. So at that point of time, before TRIPS came into force, 50 countries in the world, Carlos Correa has mentioned this in his book, did not grant product patent protection for drugs, pharmaceutical drugs, which means if the product patent protection is not there, anybody can make that product by a different process. But now we cannot do that till the life. So that's how our generic companies like Dr. Reddy's Laboratories, Ranbaxy, Cipla, Netco Pharma, all these came into existence. So, but today we have lost that opportunity because we have to grant product patent on innovator drugs. So for 20 years, we cannot do anything. We cannot launch a generic product in the market. Having said that, from 1970 till 2005, Indian generic company and China and Brazil also, these three countries, they grew by leaps and bounds and they became the generic basket or the pharmacy of the world. This is the fact the Novartis judgment of Supreme Court in 2013 has also recognized. Now the point is that if we had these kind of capacities to make generics, till date, now we know that it has been 2005 since the product patent regime came into existence. Why have these companies, our generic makers, it could be a business decision, I'm not pointing figures, but it's a question that we have to ask, the government has to ask itself, why they have not raised the capacity from being only a generic maker to being an original researcher and making innovator drugs like American or European companies like AstraZeneca, Pfizer, Novartis, Merck, Bayer, BMS, Bristol Myers Squibb, all these big innovator companies. Why can't we be innovator companies also? This could be a business decision. This could be an investment decision. So this is a question that we have to ask ourselves as a society, whether it is a private player or a government agency. And just over here, I would like to point out that because of these epidemics, unfortunately, although we make generics, but a lot of active pharmaceutical ingredients come from China. And government of India in March 2020, it said that it is going to pump in 10,000 crores into the Indian pharmaceutical industry so that we acquire this capacity. This can be an example of perhaps government funding. Indian pharmaceutical companies acquire this capacity whereby they can make those active pharmaceutical ingredients. You need sophisticated research and research labs for making those. For 10,000 crores, government has promised that we are going to pump into. And this is a great opportunity for our generic makers to perhaps replace China, or if they can take that leap of faith to even replace innovator drug companies. We are not innovating as much as we could. We have the brain, maybe we need that business strategies or funding. And and lastly, coming to the major topic that we are discussing over here, public rights over patent rights. I will just say that here we are talking about a conflict of rights. You have, as I said, started with this, you have a right of patentee and you have a right to health of the consumers. Our constitution has established a welfare state, goes without saying, not just for India, all over the world. The right to health of the individual needs to have supremacy over the right of the patentee. And I would like to point out, Kshitij ji was very, very right that we just cannot go on revoking patents or issuing compulsory licenses, because there is a very serious allegation against India that, and this has come from USA, that we are not doing enough to protect IPRs. But the question is, in this kind of an emergency situation, let us look at the behavior of developed countries. I was doing some research before this talk, and let us look at Europe, or let us look at North of America, Canada. And resources, I mean, news tells us that Canada, Germany, Israel, which is a very, very strong partner of USA, and France, all these countries, and they're extremely developed countries, at least Canada, Germany, and France, they have amended their patent laws to make access to drugs in the light of COVID-19 pandemic more accessible, easier.
Germany has brought out a provision for compulsory licensing as a public welfare measure without the need to negotiate voluntary licenses with the patentee. Canada has amended its IPR laws. Israel has already granted a compulsory license for Kaletra drug, which is exported from India. And France has given its prime minister the power to seize all goods and services to fight sanitary disaster, that is COVID-19, and to take measures necessary to address availability of medicines. In fact, even USA has said that Ben Strasse is a US senator. He has said that we should suspend patent rights over any medicine which is a possible cure for COVID-19. And in lieu of this suspension, immediate suspension of patent rights, we should grant them an extended 10-year patent term, which is, I think, is a very stupid idea. You are effectively giving them 30 years of patent protection. I will not go into the merits of this, but my point is that countries like USA, which pushed the TRIPS agreement, countries like USA, which have, or developed countries, I mean, USA is not an enemy, which have time and again raised an allegation and India is not doing enough for protecting IP, or our IP laws or our patent laws are weak. If patent system was so foolproof, why do all these developed countries themselves need to amend their laws now in the times of crisis? Why does USA, Canada, Germany, France, Israel, why do they need to amend their patent laws? That means your incentive to innovate theory that you are pushing as a construct of Western capitalist jurisprudence, there is a hole somewhere. Which brings us back to what we have always been saying, that you have to create a balance. We are not against you. You have your patent rights. We recognize you. I think anybody who develops an innovator drug right now could be in line for the Nobel. I don't understand the intricacies for these things, but scientists have recognition in so many ways. And we are not stopping you from making money, make profits. What we are against is our excessive profits. For us, we cannot be like the president of USA. We cannot say that some of these people will not be able to afford the drugs or afford food and therefore they should be allowed to die. We cannot say that. We are a social welfare state because of our constitution. So we have to ensure everybody is able to get adequate and affordable access. This is what I've been harping about throughout this entire talk. And for that, we have to remember patents. We need them. Yes, we have a system. We have TRIPS. We cannot suddenly backtrack. There will be international repercussions. There will be some sanctions, trade sanctions against India if we now move away from our TRIPS obligations. But what I'm trying to say is our laws are TRIPS compliant. We want to give advantage, incentives to the patentee. We want them to earn profits. What we are against is our excessive profits. What we really want to do is to create a perfect balance. And for India, I think the greatest lesson, and I will be really happy as a citizen if India can learn this lesson, is to perhaps develop infrastructure for original and actual quality research in this country. We can grant patents to our citizens also. Why is AstraZeneca fighting litigations in India? Why is it that our generic makers, they don't become patentees and they don't become plaintiffs in litigations? Well, what is stop? We have the brains. Maybe, I don't know if it's a business model or if it's lack of funds. But this is an opportunity we should seize, perhaps improve upon our infrastructure, and try to always remember that rights, and because I would just like to end with this, that rights are there to be enjoyed, but there are always duties to be borne in mind. There is no right without a duty. There is no right without an exception. So this is what I feel about this. Okay. What do you? Thank you very much, sir. So ये बहुत अच्छा एक इंसाइटफुल एंड हेल्थी डिस्कशन हुआ पेटेंट पे। एक हमारे व्यूवर ने एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है, मैं उस सवाल को रख के आगे बढ़ूंगा। बस उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि क्या जुडिशरी, जहाँ पे पेटेंट के बहुत सारे केसेस बहुत लंबे समय तक पेंडिंग पड़े रहते हैं, और पेटेंट ऑफिस जहाँ मैन पावर की बहुत कमी है, बहुत बड़ी मात्रा में कमी है, क्या वो सब भी लायबल नहीं है हमारे पेटेंट सिस्टम में, या उसको भी इम्प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन वो सब हम जब जुडिशरी पे डिस्कशन के लिए ऐसे पैनलिस्ट को बुलाएंगे तब इस मुद्दे को उठाएंगे। और क्षितिज सर शायद कुछ ऐड करना चाहते हैं। हाँ सर। दिस इज अ पर्टिनेंट क्वेश्चन दैट व्हाट इज अबाउट द मैकेनिज्म। जैसे उन्होंने कहा कि पेटेंट सिस्टम हमारा वायबल नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हम कितने दिन में कितने पेटेंट जो है वो ग्रांट करते हैं, कितने एक्सरसाइज करते हैं, किसका फेट क्या है, कितना समय लगता है, ये बहुत सोचने वाली बात है। तो एक तो सिस्टमेटिक फेलियर है, दूसरा
उसका रिड्रेसल या एड्रेसल कितनी देर बाद होता है, अभी आप उठा के देखिए कंसेंटो का केस जो अभी गया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, रिस्टोर हुआ सिंगल जज बेंच को, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या न्यू न्यूआंसेस में है, ये भी एक सोचने वाली बात है। तीसरी चीज, ये जो लोगों के मन में कंफ्यूजन आ रहा है उसको मैं दूर कर दूं, क्योंकि मैं पेटेंट सिस्टम को का प्रोपोनेंट नहीं हूं कि आई जस्ट सिक्योर दैट सिस्टम। An academician is always critically analyzing a system. He is not advocating for a system, but he must be attuned to the reality also. What is the reality? कहने को कह दो कि आप सब कुछ छोड़ के बस भजन गाओ हो जाएगा, तो 2-4 दिन हो जाएगा, उसके बाद आपको काम करना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा जिससे वो होगा। तो मेरे कहने का मतलब वो भी जरूरी है। We must realize that what are our values, how can we sustain these things, वो भी जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ आपको समझना होगा कि हम अपने इकोनॉमिक प्रोग्रेस को ट्रिगर कैसे करें, कौन से मैकेनिज्म हम वो ट्रिगर कर सकते हैं। तो अगर पेटेंट सूट करता है तो ट्रिगर करे, नहीं करता है तो हम और भी मॉडल खोजने के लिए तैयार हैं। दूसरी चीज ये है कि जैसे उन्होंने कहा कि इट्स वेरी आई मीन इंडोर्सेबल काइंड ऑफ स्टेटमेंट, जो कि हमारा जो पेटेंट सिस्टम है वो हर तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए बनाया गया है। एक तरफ वो बहुत अच्छा है कि वी प्रोवाइड ऑल द निटी-ग्रिटीज इन आवर पेटेंट सिस्टम। एक तरफ क्या है कि जितना हम चीजों को डिफाइन और एग्जॉस्टिव लिस्ट प्रोवाइड करते जाएंगे उतना ही हम जुडिशियल इनोवेशन को कम करते जाएंगे। इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। जब एनीथिंग अंडर द सन मेड बाय मैन इज पेटेंटेबल डिस्कस किया गया इन यूएस सुप्रीम कोर्ट, तो उनके यहाँ ये नहीं लिखा था कि लिविंग थिंग इज पेटेंटेबल और नॉट पेटेंटेबल। वो इंटरप्रिटेशन था जो इस इंडस्ट्री को एकदम से ऊपर ले गया। ठीक है, तो अब उस पर बहस हो सकती है कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, क्या है, लेकिन इकोनॉमिक बूम उससे आया। और उस समय 1980s में यूरोपियन कंट्रीज वेर वेरी मच अगेंस्ट टू द बायोटेक पेटेंट्स, लेकिन वो जब देखी कि अरे भाई इतना तेज प्रोग्रेस हो रही है तो वो भी स्टेप इन की, बाकी कंट्रीज भी धीरे धीरे स्टेप इन की। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक इनहेरेंट फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए जुडिशियल मेकिंग में। जजेस भी पहले इस नुआंसेस को समझें, फिर उसके इकोनॉमिक प्रोग्रेस वाले एस्पेक्ट को परखें कि ये जरूरी है या नहीं है। उसके साथ साथ ये जो बात आपने की थी उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, प्रायोरिटी और पब्लिक राइट्स और पेटेंट राइट्स और आईपीआर राइट्स। तो ये वही सवाल हो गया कि राइट टू लाइफ ज्यादा महत्वपूर्ण है या राइट टू फूड ज्यादा महत्वपूर्ण है, राइट टू हेल्थ बहुत महत्वपूर्ण है या फिर और कोई चीज महत्वपूर्ण है। दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों में क्लैश आएगा, कभी ना कभी आएगा, कंफ्लिक्ट आएगा। तो ये जाहिर सी बात है कि जहां भी राइट टू लाइफ का किसी और राइट से कंफ्लिक्ट होगा, द राइट टू लाइफ मस्ट be prioritized against any other right. That is a established fact, और वो आपको करना पड़ेगा। तो राइट्स के बीच आपको चुनाव करना पड़ेगा, लेकिन दूसरे राइट को आप टोटली वॉश्ड आउट नहीं कर दोगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर मान लीजिए पेटेंट पूरी तरह खत्म कर दिया जाए तो हो सकता है बहुत सारी मेडिसिन है जो हमको अवेल ही ना हो पाए। दूसरी बात जो इन्होंने रिसर्च की वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है अपने पूरे सिस्टम में। मैं थोड़ा सा बोल दूं क्योंकि 2 मिनट 1 मिनट और लगेगा। मैं एक बार इनकाउंटर किया बहुत सारे इन्वेंटर के साथ, और इन्वेंटर ने मुझसे पूछा कि सर हम लोग पेटेंट तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन फाइल करते समय हमारे अंदर थोड़ा हेजिटेंट रहते हैं हम कि जाएं या न जाएं। तो मैंने कहा इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता, इस सवाल का जवाब आप खुद से पूछो। आप पूछो कि आपने जो रिसर्च किया है वो जेन्युइन है, आपने उसको कंपेयर किया है और रिसर्च से, फिर आपने रिसर्च किया कि फाइंडिंग्स जेन्युइन है। अगर कॉल आता है कि हाँ जेन्युइन है, आई इंसिस्ट यू गो फॉर पेटेंट, लेकिन वो कॉल आना चाहिए। वो कॉल मैं नहीं दिलाऊंगा, वो R&D सपोर्ट आपको दिलाएगा। तो इसलिए दोनों ही चीजें हैं। और लास्ट बात मैं ये कहूंगा कि आज की में भी लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है कि हर इन्वेंशन पेटेंट से ही गवर्न होता है, ऐसा नहीं है। देयर आर पीपल हु डोंट वांट पेटेंट, देयर आर वेरी फ्यू, दे आर नॉट इन नंबर्स, जो अपने इन्वेंशन को पब्लिक कर देना चाहते हैं कि ले जाओ इसको यूज करो, जो मन चाहो वो करो अगर वो एसेंशियल है। तो वो भी मॉडल हमारे पास खुला हुआ है। तो एक इसी तरह के सीनियर साइंटिस्ट ने मुझसे सवाल किया कि हम ही इन्वेंशन भी करें, हम ही उसको वर्केबल भी बनाएं, तो ये तो आप दोहरा हमारे ऊपर दायित्व डाल रहे हो। तो मैंने कहा कि ये दायित्व आपके ऊपर डाला नहीं जा रहा, आप ले रहे हो। आप इसको प्रॉपर्टी क्लेम मत करो, ओपन कर दो, जो कुछ इन्वेंशन बना रहे हो नहीं जाएगा पब्लिक डोमेन में, ओपन एक्सरसाइज होगा। तो इस चीज को समझना जरूरी है। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हु आर इन्वेंटर्स एंड हु आर the companies who make the product. So sometimes what happens, an inventor becomes a very, very weak stakeholder which is left apart, and the big companies just snatch that very invention and substantiate upon that. तो वो वाला thread भी हमको देखना पड़ेगा कि whether that very person is empowered
to assert his invention or not in a proper manner. तो मेरे ख्याल से ये चीजें थोड़ी सी क्लियर करनी जरूरी थी, तो मैंने कर दिया। तो बाकी थैंक यू वेरी मच सर। ऑलरेडी हम आज थोड़ा एक्सटेंड कर दिया हमने सेशन, 1 घंटा 20 मिनट हो गया है। तो इस टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं हम। एक अच्छा हेल्दी इंसाइटफुल डिस्कशन हुआ और बहुत लोगों के क्वेश्चन मैं ले नहीं पाया। तो इस टॉपिक को खत्म करते हुए मैं अपने पैनलिस्ट का धन्यवाद कहूंगा, क्षितिज सर, विक्टर सर एंड नितिन जी। आपने अपना इतना कीमती समय निकाला, हमारे ऑडियंस को आपने क्लैरिटी दी पेटेंट के विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वेरी मच।